हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज आप जो सामने देख रहे हैं, आज यही सबके दिल में चल रहा होगा कि आखिर गिरा तो गिरा क्यों। मेरे पैटर्न तो बोल रहे थे ऊपर जाएगा, टीवी वाले तो बोल रहे थे बहुत ऊपर जाएगा। एक बंदे ने तो बहुत बढ़िया एनालिसिस करके कोई हारमोनियम पैटर्न बनाया था, वो तो बोल रहा था बिल्कुल बैट की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गिरा क्यों? इसलिए गिरा क्योंकि ये वीडियो 4 दिन पहले मैंने बनाया था और तभी मैंने बता दिया था कि पूरे पूरे इसमें साइंस दिख रहे हैं, पूरे पूरे जो लक्षण हैं पूरे पूरे यही दिख रहे थे कि ये फंसा रहा है और आखिरी फेज़ है फंसाने का। मैंने क्लियरली कहा था 10,300 10,300 350 निफ्टी जाए, पोर्टफोलियो बेचो, निकल जाओ, उसके बाद थोड़े दिन वेट करो, डेफिनेटली अच्छे लेवल्स मिलेंगे। आज हमने बहुत अच्छे लेवल्स देखे, तो ये सबके दिमाग में चल रहा था। अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, चैनल में देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे आपको मिलता है सबसे देसी एनालिसिस, लेकिन सबसे रियल एनालिसिस, क्योंकि दिखावा नहीं करता मैं। जो बात है, जो दिल में है, सीधी बात बोलूँगा। और अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। मुझे अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए, मुझे क्रिटिसिज्म भी नहीं चाहिए। सिर्फ जो मुझे सही लगता है मैं वो बोलता हूँ, और वही चीज़ मैंने बोली आज से 4 दिन पहले, जब पूरी दुनिया बुलिश थी। तब मैंने बोला था, लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, लेकिन डजेंट मैटर फॉर मी। और मैं उस पर खड़ा रहा अगेन एंड अगेन कल तक। और आज जो हुआ उसने काफ़ी चीज़ें प्रूव कर दी कि मार्केट जब गिरता है तो किस तरीके से गिरता है। और इंडियन मार्केट लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे। मैंने यूएस मार्केट का और फेड का इवेंट भी एनालाइज करके आपको बताया था कि फेड के बाद गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वही आज हमने देखा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जुड़े रहिए, सपोर्ट मिलता है, हौसला मिलता है अपने बात पे खड़े रहने का, अड़े रहने का अपने एनालिसिस पे, और ज़िद्दी बने रहने का। एटलीस्ट अपने एनालिसिस पे। ट्रेडिंग में ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एनालिसिस में ज़िद्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है सही तो आप अड़े रहो, क्योंकि मार्केट को आपको गलत साबित करने दो, तब आप गलत हो। तो वही चीज़ आज हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो एग्जैक्टली अगर मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आज वन साइडेड मूव आया है नीचे की तरफ। बीच में एक बाउंस आया था, ठीक है। ये बाउंस के बाद फिर लगातार गिरा है। ये बाउंस आया था जब वो टेलीकॉम एजीआर का न्यूज़ था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, तो उस टाइम पे थोड़ी सी बाउंस आया था, फिर ये गिरा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज का मार्केट, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, सुबह निफ्टी ग्रीन में भी था ऑलमोस्ट, फिर रेड में था, फ्लैट 20-30 पॉइंट्स नीचे था। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक ग्रीन था और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। ये करीब करीब 12:30 बजे के बाद, 12:30 के बाद काफ़ी बड़ा फॉल आया। तो आज मार्केट ट्रेंडिंग था, और ट्रेंडिंग मार्केट था उसके बाद जब लोगों ने उम्मीद की थी। और एक और चीज़ मैं बात करूंगा कि एसएनपी ने कल हमारी रेटिंग को स्टेबल रखा, सेम रखा, लेकिन उन्होंने हमारे जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, जीडीपी ग्रोथ, उसको घटाया है। ठीक है, -5%, -7.6%, इस टाइप की ओईसीडी ने एनालिसिस करके बताया कि इतना हो सकता है। तो निगेटिव ये नहीं है कि रेटिंग स्टेबल है। रेटिंग कट तो वैसे भी नहीं होनी थी, क्योंकि इसके नीचे तो जंक है। जंक कोई भी कंट्री की रेटिंग नहीं कर सकती। और अगर आपको नहीं पता है तो आज क्या चल रहा है, इतना पैनिक है गवर्नमेंट में और आरबीआई में, क्योंकि इसके कारण काफ़ी फंड बाहर की तरफ जाएंगे कि आरबीआई गवर्नर को मिलना पड़ रहा है रेटिंग एजेंसीज के बॉसेस के साथ। तो ये सीरियस इशू है। इस इशू के अब रेटिंग, जो अभी रेटिंग के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, ये चीज़ मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ। मेरे हर वीडियो में मैं बोलता था कि जो भी हालत है इंडिया की, जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके कारण रेटिंग कट होना तय है। और रेटिंग कट नहीं होगा तो ग्रोथ का कट ज़रूर होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव था, और वही आज मार्केट धीरे धीरे उसको प्राइज इन करेगा। डेफिनेटली अभी और फॉल आना बाकी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं आएगा। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है छोटा सा, उसके बाद और फॉल कंटिन्यू होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आज के लूजर्स हैं। तो लूजर्स में आप देख सकते हैं जो कल के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे। एसबीआई गिर नहीं रहा था, बिल्कुल मान नहीं रहा था। आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे एनालिसिस करके मैंने लिख के भी बोला था, जो भी बुलिश स्टॉक मैंने बोले थे, जिसको मैंने लॉन्ग टर्म बेयरिश बोला था, उसको आप शॉर्ट करो, लॉन्ग साइड मत जाना। ये मैंने सुबह ही बोल दिया था। और बहुत बहुत देर तक मार्केट ने आपको टाइम दिया था शॉर्ट करने का। ऑलमोस्ट 12 बजे तक तो मार्केट गिरा ही नहीं था, उसके बाद ही गिरा है। तो एक्सिस बैंक तो मैंने नहीं दिया था शॉर्ट, लेकिन एसबीआई का था शॉर्ट। एसबीआई कार्ड्स का बाउंस के बाद शॉर्ट था। शॉर्ट टर्म में एक छोटा बाउंस था, उसके बाद आपको शॉर्ट करने का बहुत अच्छा मौका था। उसके बाद बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, आप देखिए ये आज गया था ऑलमोस्ट 54-50 के आसपास। तो ये हमने 56-70 के आसपास सेलिंग दी थी। 56-70 से आप सोचिए कितना फॉल आया, करीब करीब 200-250 पॉइंट का। तो काफ़ी फॉल आया कंपनीज में। टाइटन में फिर फॉल आया, इसको हमने ऑलरेडी शॉर्ट करने को बोला था पहले। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में डाउनवर्ड मूवमेंट था। रिलायंस में भी मूवमेंट था। टाटा मोटर्स मैंने कहा था कि 113, अब देखिए आप, लास्ट टाइम हाई बनाया 119, सेकंड हाई बनाया 117, तीसरा हाई 113, फिर आज 111,
अब ये मौका आपको देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, कल हो सकता है एक बड़ा फॉल आ सकता है इसमें 100 की तरफ। तो डेफिनेटली आपको मौका, मैंने कई बार वार्निंग दी, लोग जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं डेफिनेटली आप मिस कर दिए अभी तक। लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई स्टॉक है जिसमें आपको बाउंस मिलता है तो निकलने की कोशिश करिए। ये एक्यूमुलेशन का एरिया नहीं है SIP करने के लिए। अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो 9000 के पहले स्टार्ट मत करिएगा, 9000 से नीचे गिरता जाए आप धीरे धीरे अपना ऐड करते जाइए पोर्टफोलियो में। अब हम लूजर्स की बात करेंगे तो जो आज के गेनर्स की बात करेंगे तो जो गेनर्स हैं आपका इंडसइंड बैंक, इसमें हमने 520 की बात की थी, तो ये अभी भी बुलिश है। वो जो अपना स्टेक बाय करने की बात है, स्टेक बढ़ाने की बात है जो प्रमोटर की, वो अभी भी थोड़ी हवा में है, चर्चा में है, तो उसके कारण थोड़ी सी इसमें पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है। तो इसको अभी आप टच मत करिए। जब ये इसका नंबर आएगा तो ये भी अच्छा खासा, यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ खाली है इसके लिए, तो इसका भी नंबर आएगा। लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको आप टच मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। अब हम दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे और कोई स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट अच्छा है, ये आपको थोड़ा सा बुलिश मूव दे सकता है। IT में धीरे धीरे आज डिप आया है, लेकिन इसमें IT में भी 1-2 स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जो मूवमेंट दे सकते हैं, उसमें HCL डेफिनेटली है। उसके बाद आप बजाज ऑटो देख लें, लेकिन बजाज ऑटो में भी वीकनेस आने वाली है, आ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें भी वीकनेस आ सकती है। तो इन स्टॉक्स में कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो गिर नहीं सकता, ये ऑलरेडी बाउंस कर रहे हैं, 1-2 दिन और लगेंगे, इनका भी अपसाइड जो होगा वो फ्लैटन हो जाएगा, उसके बाद ये भी गिर सकते हैं, तो इस पर थोड़ी ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे थोड़ी ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट तो अभी बहुत ज़्यादा वीक है। इसका रीज़न क्या था? फेड। मैंने अभी 2 दिन पहले बात की थी कि फेड के बाद ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। फेड के पास ये ऑप्शन है कि वो मीठी मीठी बातें करे अभी भी, और ये बोले कि ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो वरिसम साइन लेगा मार्केट की, यार लगता है ग्रोथ नहीं है, और वही हुआ। फेड ने जो भी चिंता जाहिर की कि यार रिकवरी इतनी फास्ट नहीं है, सेकेंड वेव के लिए तैयार हम नहीं हैं, सेकेंड वेव में अगर थोड़ी भी केसेस बढ़े तो इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है, ये उन्होंने बोला। और ये भी बोला जो रेट्स हैं वो तो लो रखे हैं, लेकिन कब तक लो रखने पड़ेंगे ये हमें पता नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये बोला कि कब तक में ग्रोथ लौटेगी इकोनॉमी में ये हमें पता नहीं है, और अगर ग्रोथ नहीं लौटेगी तो जो अर्निंग्स हैं वो नहीं लौटेंगी, और अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी तो डेफिनेटली किस बेस पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, किस बेस पे है। और जब हम 9000 10,000 नैस्डैक पे हैं 6000 से बाउंस करके, तो यहाँ से गिरने का कितना स्पेस है? ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट हम ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। और 4000 पॉइंट की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि जहाँ से उठे हैं वहाँ से 80% ऊपर है। तो अगर 80% का फॉल आया है तो इसका 20-25% नहीं गिर सकता क्या? आप सोच के देखिए। तो इस एरिया पे अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, नया SIP ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुनिया की मूर्खता है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। तो जितने लोग ये पैटर्न बना रहे थे, जिन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, उन्हें एक चीज़ और सलाह देता हूं मैं कि इट इज़ नॉट अबाउट इंडियन मार्केट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। इतना सिंपल है कि आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता था तो यूज़ करना था। भाई अभी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आई नो, लेकिन अब ट्रेन भी छूट चुकी है, तो अभी भी समझ जाइए और सीखिए ये चीज़, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का एक हिस्सा हैं, डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। अब हम दूसरी बात करेंगे डो जोन्स की। तो जो डो जोन्स का पैटर्न मैंने बनाया था ऑलरेडी ये ब्रेक हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, और इस ब्रेकडाउन के बाद जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो यहीं पे आ रहा है 25,600। मतलब हम करंट लेवल से भी कम 700-800 पॉइंट अभी और गिर सकते हैं आज के फॉल के बाद। ऑलरेडी आप देख लीजिए 700 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, इसके बाद भी हम 700 पॉइंट और गिर सकते हैं, 700 + 700 1400। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अभी डाउनफॉल बाकी है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था कि जब ये खत्म होगा तो जो फॉल आएगा ना वो इसी टाइप का फॉल आया था। ठीक है, आप मेरे वीडियोस पिछले 1 हफ्ते के देखिए, और जो मार्केट क्रैश के बारे में मैंने दिया था वो भी आप देखिए, उसका रीज़न भी जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली इट वाज लॉजिकल, इट वाज ऑलरेडी कमिंग। आप नहीं समझ पाए, बैड लक, बट इट वाज कमिंग। और बहुत सारे एनालिस्ट सिंपल सी चीज़ नहीं देख पाए कि ग्लोबल मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो आज का कंट्रीब्यूशन चार्ट में इंडसइंड बैंक छोटा सा कंट्रीब्यूटर पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में देखिए 20 पॉइंट्स के कंट्रीब्यूटर है। और मैंने यही चीज़ कल भी बोली थी, जिस दिन इस साइड 10 पॉइंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले 8-10 स्टॉक आ गए, उस दिन आप समझ लेना कि ये रिवर्सल है और यही डायरेक्शन है मार्केट की आने वाले दिनों में। और आज हमने वो देख लिया। तो हर चीज़ लॉजिक है, यहाँ भी लॉजिक है, लेकिन बस यही है, दुनिया को लॉजिक नहीं लगाना। दुनिया को जो उन्होंने खरीद के रखा है और जो टीवी वाले बोल रहे हैं वही चीज़ रिपीट करने में उन्हें कंफर्टेबल लगता है। मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ था 4 दिन पहले, लोग हंसे, मुझे भी बुरा लगता है, ऐसा नहीं है मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन
जब आप किसी चीज़ पे अड़े हो और आपका लॉजिक सही है तो आपको अड़े रहना पड़ेगा। लेट मार्केट डिसाइड कि आप गलत हो। मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर मार्केट मुझे गलत डिसाइड करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी लॉन्ग हो जाऊंगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक आपका लॉजिक सही है और मार्केट आपको सही प्रूव कर रहा है धीरे धीरे, होल्ड करिए हमेशा अपनी पोजीशन। पेशेंस से ही पैसा बनता है। अब हम यहाँ दूसरी बात करेंगे कि निफ्टी बैंक का क्या दिख रहा है और बैंक निफ्टी का क्या दिख रहा है। तो निफ्टी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो लेवल मैंने बनाया था गैप का लेवल, उससे हम नीचे आ चुके हैं। 10,000 के नीचे हम वापस आ गए हैं। अब जो अगला सपोर्ट आता है वो आता है आपका 9,600 के पास। क्या हम 9,600 तुरंत चले जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक लेवल आएगा 9,800 के पास, करीब करीब 100 पॉइंट का फॉल, और 100 पॉइंट का फॉल मुझे नहीं लगता सर्वाइव करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी सीधे गैप आया था अपना 9,400 300 के पास। तो मेरे हिसाब से 9,400 500 के आसपास एक फॉल बनता है, और ऑलरेडी इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि नीचे की तरफ हम जाने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो मैंने एक चैनल बनाया था तो ये भी पैटर्न टूट चुका है, तो ऑलरेडी अभी गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला टारगेट 9,800 है, लेकिन एक छोटा बाउंस आता है 50 to 60 पॉइंट्स का, तो उसको आपको सेल करना है, बाय नहीं करना है। एक्साइटेड मत हो जाना फिर से बुल बन के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी भी बुल बने हुए हैं। तो अगर बाउंस मिलता है तो निकल जाइए और वहाँ से शॉर्ट करिए, डेफिनेटली आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि बैंक निफ्टी जो था अभी भी बहुत फॉल बाकी है। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर गिरता है तो अगला जो लेवल है वो 20,340 है, और 20,340 के बाद जो अगला लेवल आएगा वो काफ़ी नीचे है, वो है आपका 19,700। मतलब यहाँ से आपको करीब ऑलमोस्ट 700 to 800 पॉइंट का फॉल आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कल बैंक्स के लिए ज़्यादा वीक होना चाहिए और निफ्टी शायद कम गिरे, लेकिन दोनों में फॉल आएगा। तो हो सकता है 100 पॉइंट निफ्टी गिरे, ऊपर उठने के बाद एक बाउंस छोटा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर वो बाउंस आता है तो आपको फंसना नहीं है, पहले आप निफ्टी को सेल करिए क्योंकि अभी निफ्टी ऑलरेडी वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी को भी छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली ये अभी भी एजेंडा रहना चाहिए आपका। और दूसरी चीज़ है, अभी फॉल काफ़ी बाकी है। कम से कम ये जो RSI है यहाँ 20 तक पहुँचते पहुँचते हम लगता है यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। 19,700 से लेके 19,000 के बीच में कहीं पे हम जाके रुकेंगे। तो ये चांसेस बन रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सिर्फ कल के लिए नहीं है, ये कल के लिए और मंडे के लिए भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, अगर कल नहीं गिरता है मार्केट तो। तो अभी हम बात करेंगे कि रिलायंस में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। रिलायंस अभी वीक है, काफ़ी वीक था, आज सुबह से ही वीक था। तो डेफिनेटली अभी रिलायंस में एक लग रहा था कि हो सकता है एक बाउंस आए टेक्निकली, लेकिन वो बाउंस नहीं आया डेफिनेटली। तो अभी ये बहुत बड़ी वीकनेस है और हो सकता है हम इस लेवल को भी ब्रेक करें 1500, और दोबारा से हम इस लेवल पे आ सकते हैं 1470। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर है। और अगर कल छोटा मोटा बाउंस आता है तो आप सेल करिए, फ्लैट खुलता है तो वेट करिए, क्योंकि फ्लैट खुलने के बाद अगर ये पॉजिटिव तरफ जाता है तो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाउंस आ सकता है 1545 1548 के आसपास, वहाँ पे सेलिंग अच्छी बनेगी। और अगर ये नहीं बाउंस देता है तो डेफिनेटली मान लीजिए बहुत वीक है, आपको इसको सेल करना है 1500 तक, 35-40 रुपीज़ का यहाँ पे डाउन साइड आपको मिल जाएगा। अब हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स मैंने काफ़ी लोगों को वार्निंग दी पिछले 2-3 दिनों में कि ये मौके मिल रहे हैं, निकल जाओ। अभी भी लोग नहीं निकल रहे हैं। अब टाटा मोटर्स का जो अगला टारगेट है 100 के आसपास है, और 100 से लेकर 97 के आसपास ये गिर सकता है। जब तक यहाँ पे नहीं गिरेगा आप इसको बाय मत करिए किसी तरह से अभी भी, और अगर बाउंस मिलता है तो उसको सेल करने का सोचिए, क्योंकि ये अभी भी बाइंग कैंडिडेट नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा स्टॉक है मारुति के बारे में। ये चार्ट मैंने बनाया था आज से कुछ दिन पहले, अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा चैनल, तो डेफिनेटली यहाँ से जो गिरना चालू हुआ है, एक भी बाउंस आया था। मैंने यहाँ पे कहा था उस दिन 5850 किसी भी हाल में गया तो आपको सेल करना है। 5850 इसका हाई था एग्जैक्टली, वहाँ से आपने सेल किया होगा। तो आज देख लीजिए आपका लो जो बनाया है इसने 5430 के आसपास बनाया है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेलिंग की। अभी भी आपको यहाँ पे डाउन साइड है 5250 के आसपास तक, तो सेफली आप सेल कर सकते हो। तो एक ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन हाँ, अगर बाउंस मिले तो सेल करने में आपको कंफर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी गैप डाउन को सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। हमेशा याद रखिए, अगर मैंने किसी स्टॉक के बारे में बोला है ये गिरेगा और ऑलरेडी वो गैप डाउन खुले तो उसको आप मत टच करिए, ठीक है। ये सबके लिए एक सजेशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो गिर गया है तब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गिर गया है तो मैं ले लेता हूं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये आपको कभी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉल आ सकता है, लेकिन एक बाउंस में अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर ऑलरेडी यहीं पे खुलता है तो कोई सेंस नहीं बनता, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अब दूसरी बात है आइडिया की। इसमें मैंने कल भी समझाया था, आपको मौका मिल रहा है निकल जाओ, लेकिन लोग इतने लालची हैं, नहीं सुधरेंगे। जब ये 10.9 होगा तो लोग 12 के सपने देखेंगे। जब अभी 9 आ गया है, आप बोल रहे होंगे यार प्लीज़ 10 तक पहुंचा दो, मैं निकल जाऊंगा, ज़िंदगी में दोबारा इस स्टॉक को नहीं लूँगा। ये है रिटेलर का माइंडसेट हमेशा। अभी आपको और थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 तक गिर सकता है, और अगर 9 पे होल्ड किया तो ठीक, वरना इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 8.5 पे, और 8.5 और 8 के बीच में बाइंग एरिया है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीद सकता है।
और इसके नीचे मुझे नहीं लगता अभी जाएगा, लेकिन 8.5 के आसपास सब डर रहे होंगे और डेफिनेटली इतना डरेंगे कि यहाँ पे बेचेंगे तो ये ऑलरेडी 7.7 भी पहुँचा देंगे। तब लोग बोलेंगे यार तुमने तो 8.5 पे बोला था लेने को। इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ शुरुआत कर सकते हो लेने की, लेना यहाँ तक भी है। ठीक है कि कभी भी बाइंग हम एक साथ नहीं करते, हमेशा स्कैटर्ड वे में करते हैं और यही रीज़न है कि आइडिया को आप यहाँ तक बाय कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप मेरे जो आज से 3-4 दिन पुराने वीडियोस थे, आज उनका सेंस आपको, उसका पूरा सारांश, और आज आकाशवाणी हुई होगी कि यार गलती कर दी, सुना था लेकिन माना नहीं। तो होता है ऐसा, डेफिनेटली होता है, किसी को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। मैं गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता था। गलत और सही के लिए मुझे अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, मेरे एफर्ट के लिए अप्रिशिएशन चाहिए कि मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेकर आता हूं। तो डेफिनेटली अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। डेफिनेटली आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू वेरी मच।